सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में पंडित मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब के बीच जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नोकझोंक होती है, तीखी नोकझोंक होती है, किन बिंदुओं को लेकर होती है, वर्तमान में भी अगर अस्पृश्य दलितों के साथ जो समस्या बनी हुई है, वो समस्या उस समय कितनी बड़े स्तर पर थी। खासकर हम छुआछूत जातिवाद की बात कर रहे हैं, शोषण अत्याचार की बात कर रहे हैं। मेरे साथियों, ये बात गोलमेज सम्मेलन में उठती है, छुआछूत की बात उठती है, तो वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय किस तरह से बाबा साहब को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे साथियों, ध्यान रहे, बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय यहां तक कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मेरे पास भारत में सबसे अधिक शिक्षा है और बावजूद इसके मैं अस्पृश्य हूं। शिक्षा के द्वारा अस्पृश्यता मेरे से अलग नहीं हुई, ये कहना पड़ा बाबा साहब को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आज का अम्बेडकर संदेश इसी बिंदु को लेकर बहुत खास होने वाला है। हमारा आपसे निवेदन है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या कुछ कहा, बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, बाबा साहब के जवाब में उन्होंने क्या कहा और तत्पश्चात बाबा साहब ने उनका क्या जवाब दिया। अंततः निष्कर्ष क्या निकला, इस जवाबी कार्यवाही में, जवाबी बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है, आज के अम्बेडकर संदेश में आप स्वयं सुनिए, स्वयं जानिए आखिर निष्कर्ष क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण भाग खंड 5, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में, इसी शीर्षक के नाम से ये किताब है, जिसके पेज नंबर 130 से लेकर 131 तक हम बात करेंगे। बहुत ही सारगर्भित अम्बेडकर संदेश रहेगा। आपसे निवेदन है, अंत तक जरूर बात कीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय इस प्रश्न को लेकर कहते हैं, जब संघीय ढांचा समिति के अध्यक्ष 16 सितंबर 1931 की हम बात कर रहे हैं, 25वीं बैठक होती है। अध्यक्ष महोदय उनके संबोधन के बाद कहते हैं कि अगर इसे संक्षिप्त में कहा जाए तो आपका कहना है कि सड़े गले क्षेत्र से हमेशा सड़े गले सदस्य नहीं आते। इस बात को कहते हैं अध्यक्ष महोदय संघीय ढांचा समिति के। तब पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, महोदय मैं ऐसा ही सोचता हूं, क्या ही अच्छा होगा कि अगर मैं आपकी बात को रूपकों की सहायता से प्रस्तुत करने का तरीका सीख लेता। पंडित मालवीय ने आगे ये सुझाव दिया कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करने का मामला राजा महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। अगर भी इसे स्वेच्छा से लागू करते हैं तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा कि लेकिन तब ब्रिटिश भारत के अपने मित्रों को मेरी ये राय है कि हम धैर्य रखें और शिष्टाचार बनाए रखें। हमें आशा है कि उचित समय आने पर ऐसी संस्थाएं स्थापित हो जाएंगी और हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना में अनावश्यक रूप से कोई अड़चन आए, क्योंकि जैसी स्थिति इस समय है उस पर हमारी आशा भी निर्भर करती है। कितनी मासूमियत के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर बात को कहा है कि धैर्य रखिए, आशा बनाए रखिए और आने वाले समय में ऐसी संस्थाएं स्थापित होंगी जो अस्पृश्य दलितों के लिए कार्य करेंगी। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना में अनावश्यक कोई अड़चन आए। अखिल भारतीय संघ, तो ये यहां पर बाबा साहब जो बात कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी। तब बाबा साहब कहते हैं, ऐसी ही सलाह दलित वर्गों को दी जाती है कि उन्हें अपनी मुक्ति भी समय आने पर प्राप्त होगी। बस मात्र एक सेंटेंस में पंडित मदन मोहन मालवीय के इस बड़े से स्टेटमेंट को एनकाउंटर कर दिया मेरे साथी, कि ऐसी ही बातें, ऐसी ही आध्यात्मिक बातें दलित वर्गों के साथ की जाती रही हैं कि समय आने पर आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हजारों वर्षों की ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। इस बात को बाबा साहब ने इस एक सेंटेंस के अंदर समाहित करते हुए कह दिया मेरे साथ। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, महोदय मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल गलत समझा, बिल्कुल गलत समझा। मुझे दुख है कि उनको उतनी अधिक जानकारी नहीं है जितनी कि मैं समझता था कि उनको होगी। अब सोचिए बाबा साहब ने क्या जवाब दिया मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर मैं और जानकारी
प्राप्त करना चाहता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय के तंज पर बाबा साहब ने व्यंग किया। मेरे साथियों, ये जो व्यंग है, इसमें उनके द्वारा किए गए तंज का भरपूर जवाब है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि दलित वर्ग को प्रतीक्षा करनी चाहिए, अभी तो कहा था धैर्य बनाए रखें, शिष्टाचार बनाए रखें। अभी तुरंत अपनी बात से पलट गए पंडित मदन मोहन मालवीय। कहते ये मैं नहीं कहता कि दलित वर्ग को प्रतीक्षा करनी चाहिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों की आलोचना करते समय जब इन सुधारों की 1918 में पहली घोषणा हुई थी, तब मैंने ये आलोचना प्रकाशित भी की थी। मैंने ये निवेदन किया था कि जहां तक दलित वर्ग का प्रश्न है, ये सवाल खास तौर से शिक्षा का प्रश्न है। और मैंने ये कहा था कि जिसे मैं अब भी कहता हूं कि कांग्रेस भी यही कहती है कि सार्वजनिक रूप से प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। जब से कांग्रेस स्थापित हुई है तब से ही वे यह वर्षों से कहती आई है। और अगर भारत की सरकार ने, जिसके अधीन देश के सारे संसाधन हैं, जनता में प्राइमरी शिक्षा के प्रसार पर पर्याप्त धन व्यय किया होता, तब दलित वर्ग जैसा शब्द अब तक इतिहास बन गया होता। आज से कई वर्ष पहले हम ये चाहते हैं कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिले, प्राइमरी शिक्षा मिले, उन्हें सेकेंडरी शिक्षा मिले, उन्हें ऊंची से ऊंची शिक्षा मिले। मुझे एक विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति होने का गौरव प्राप्त है और वहां दलित वर्ग के विद्यार्थी को वही स्थान दिया जाता है जो किसी और वर्ग के विद्यार्थी को दिया जाता है। वहां कोई भेद नहीं है और उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। वे अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं कहूंगा कि मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सिद्ध भी कर दिया है। तब बाबा साहब क्या जवाब देते हैं? बाबा साहब कहते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय यहां कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा छुआछूत खत्म हो जाएगी। दलित वर्गों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एजुकेशन और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उसके माध्यम से उसके प्रदर्शन के आधार पर वो निश्चित तौर पर विकास कर सकेंगे। ऐसा पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं। और आप भी हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के जवाब को जानिए मेरे साथियों। तब बाबा साहब कहते हैं, मैं समाज में आज भी अस्पृश्य हूं, मैं समाज में आज भी अछूत हूं। ये बात बाबा साहब लंदन में गोलमेज सम्मेलन में कहते हैं हालांकि पढ़ा लिखा हूं, मैं आज भी अस्पृश्य हूं, हालांकि पढ़ा लिखा हूं। मेरी शिक्षा मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकी। यानी कि शिक्षा के द्वारा छुआछूत नहीं खत्म होता, जातिवाद खत्म नहीं होता, शोषण, जाति के आधार पर शोषण, अत्याचार खत्म नहीं होता। तब पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, बाबा साहब बीच बीच में पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों को, उनकी बात को, उनके घुमावदार बात को बाबा साहब एनकाउंटर कर रहे हैं। किस तरह से गोलमेज सम्मेलन में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच रही है मेरे साथियों। इस वीडियो को, इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा पूरा सुनने के बाद। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, क्षमा कीजिए, आप अस्पृश्य नहीं हैं, आप अछूत नहीं हैं, आप एक प्रिय मित्र हैं और एक प्रिय साथी हैं, एक ऐसे भाई जिसके साथ आपके कट्टर से कट्टर मित्रों को रहने और काम करने से सुख मिलता है। और आप जानते हैं कि वे आपके साथ काम भी करते हैं। आज दलित वर्ग के लोगों के हित के लिए अधिकतर ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह एक वास्तविक बात है। इसे मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर स्वीकार करेंगे। मेरे साथियों, ये बात है 1931 की, 16 सितंबर 1931 की। लगता है पंडित मदन मोहन मालवीय भूल गए थे कि बाबा साहब जब पढ़कर वापस गए थे तो एक सप्ताह भी मुश्किल से गुजार नहीं पाए थे। बड़ौदा महाराज के यहां बाबा साहब जो नौकरी करने के लिए गए थे अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, लंदन से पढ़ने के बाद एक सप्ताह नहीं गुजार पाए थे, जबकि बाबा साहब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। लंदन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब के किस हद तक छुआछूत, जातिवाद होता है, शोषण होता है। मेरे साथियों, ये बताने की आवश्यकता आपको तो नहीं है, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय शायद भूल गए थे। बाबा साहब को प्रिय मित्र कह रहे हैं, आप अछूत नहीं है ये कह रहे हैं, तो आखिर वो कौन लोग थे जो रात के 12 बजे बाबा साहब को मजबूर कर दिया मकान छोड़ने को, कमरा छोड़ने को, और अंततः बाबा साहब 23 सितंबर 1917 को वापस आते हैं
और संकल्प लेते हैं। 23 सितंबर को हम लोग संकल्प दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि आज जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ इतना छुआछूत, जातिवाद, शोषण, अत्याचार होता है, तो हमारा जो असहाय समाज गांव में रहता है, गरीब समाज है, उसके साथ किस हद तक अत्याचार होता होगा। और बाबा साहब संकल्प लेते हैं उस दिन कि हम अपने समाज को इस छुआछूत, जातिवाद से निजात दिलाते हुए उन मानवीय अधिकारों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व दिलाने का कार्य करूंगा। मेरे साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष में उस कार्य को करके भी दिखाया, भारतीय संविधान के जरिए करके दिखाया। पंडित मदन मोहन मालवीय आगे कहते हैं कि जिस एक विषय, अलग विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव है। मैं इस बात से शंकित हूं कि इस बारे में गांधी जी ने जो कुछ कल कहा उसे प्राय ठीक से नहीं समझा गया। उन्होंने लॉर्ड पील के सुझाव का अनुमोदन करते हुए जो कुछ कहा उसे जैसा मैंने समझा वह यह था कि वे ये बताना चाहते हैं कि लोग कुछ अनुभव करते हैं कि देश में सभी प्रौढ़ लोगों को मताधिकार देने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। वयस्क मताधिकार देने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। सभी लोगों को, सभी वयस्क लोगों को मताधिकार देने में कठिनाइयां हैं। गांधी जी ने उस योजना का जब सुझाव दिया तब निश्चय ही प्रौढ़ मताधिकार को शुरू करने की बात कही गई थी। उन्होंने इस विचार का अनुमोदन नहीं किया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की जानी चाहिए, जिससे जनता ये समझे कि मत देने के अधिकार से उसे वंचित रखा गया है। माननीय तेज बहादुर सप्रू कहते हैं, मैंने प्रौढ़ मताधिकार के सिद्धांत की व्याख्या को जैसी कि गांधी जी ने की है बड़े ध्यान से और रुचि से सुना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह उन सुझावों से हल्की पड़ती है जो नेहरू रिपोर्ट में दिए गए हैं। अगर मैं गलती पर हूं तो कृपया मेरी गलती को सुधार दें। माननीय सैमुअल होर कहते हैं, सैमुअल होर इस समय मीटिंग में मौजूद हैं, कहते हैं पंडित मालवीय फिर भी ये प्रत्यक्ष चुनाव है। आप प्रौढ़ मताधिकार यानी कि वयस्क मताधिकार के समर्थन में तर्क दे रहे हैं। समिति जिस विषय पर कल विचार कर रही थी वह यह विषय नहीं था। मैंने यही समझा है, वह तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के विकल्प की बात थी, और जैसा कि मैंने महात्मा गांधी के भाषण को समझा है वह वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। पंडित मदन मोहन मालवीय एक बार महात्मा गांधी के जो स्टेटमेंट है, अगर सैमुअल होर के स्टेटमेंट को हम सच माने तो पंडित मदन मोहन मालवीय की स्टेटमेंट जो वो ये बात कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि वयस्क मताधिकार देने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, ऐसा गांधी जी ने कहा, तो यहां झूठ साबित होता है। पंडित मदन मोहन मालवीय का एक और झूठ यहां पकड़ा गया माननीय सैमुअल होर के द्वारा। उन्होंने कहा कि वह तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के विकल्प की बात थी, और जैसा कि मैंने महात्मा गांधी के भाषण को समझा वह प्रौढ़ मताधिकार के पक्ष में थे, लेकिन वह अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में भी थे। कर्नल हक्सर कहते हैं, मैं इस विषय पर आगे कुछ कहना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं मालवीय जी के शब्दों को सिर्फ दोहराना चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा उसे अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो यह था कि विचार करने की सबसे मुख्य और अहम बात यह है कि हमें भारत में एक राज्य बनाना है जिसमें कोई भी भाग राज्य से बाहर नहीं रहे। अगर यही बात अहम है तब मेरा कहना है कि यह लक्ष्य हर कीमत पर प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी कि कोई भारत एक ऐसा राज्य बने जिसमें कोई भी बाहर न रहे, ऐसा राज्य बने भारत, और ऐसी कोई बात मंजूर नहीं की जानी चाहिए जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आड़े आती हो। यानी कि यहाँ पर दलितों के अधिकार, मुस्लिमों के अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार किसी की जिक्र नहीं किया गया, और कहा गया कि भारत एक संघ बना लिया जाए। ये कर्नल हक्सर के विचार हैं। बाबा साहब बिना रुके, बिना देरी किए यहां पर अपनी बात को रखते हैं, कहते किसी भी कीमत पर नहीं, हमारे हितों की कीमत पर नहीं, यानी कि दलितों के हितों की कीमत पर इस भारत संघ का निर्माण नहीं होना चाहिए। जब तक कि बाबा साहब बार बार इस बात को, हर पॉइंट पर इस बात को कहते हैं कि दलितों को अधिकार संपन्न बनाया जाए। यदि दलितों की बात को नहीं माना गया, वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया, दलितों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ऐसी कई समान नागरिकता नहीं दी गई, यदि ऐसा नहीं किया गया
तो हम हरगिज ऐसी आजादी को स्वीकार नहीं करेंगे, हरगिज ऐसे निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा ने बार बार कही, एक बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फिर एक बार कह दिया कि हमारे हितों की कीमत पर नहीं, हमारे हितों को मानना ही होगा, और वो भी हिंदुओं से अलग पृथक मानते हुए दलितों को राजनीतिक अधिकार उसी तरह से दिए जाए जिस तरह से मुसलमानों को मिलता है, ईसाइयों को मिलता है, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को मिलता है। उसी तरह के अधिकार दलितों को दिए जाने चाहिए। इस शर्त पर यदि भारत एक संघ बनता है तब बाबा साहब कहते हैं हम स्वागत करेंगे। इस बात को बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से करते हैं। मेरे साथियों, आज का अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न ये है, बाबा साहब कहते हैं कि मैं समाज में आज भी अस्पृश्य हूं, हालांकि पढ़ा लिखा हूं, मेरी शिक्षा मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकी। इसका विश्लेषण आप कीजिए। आज हम प्रश्न थोड़ा हटके पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं इस सेंटेंस का आपने आशय, आपकी नजर में आशय क्या है? आपकी नजर में आशय क्या है? मेरी नजर में कि शिक्षा के द्वारा जातिवाद खत्म नहीं हो सकता, यही आशय है बाबा साहब के कहने का। आपकी नजर में इसका आशय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, हमारा भी मार्गदर्शन होगा। और स्वाभाविक तौर पर बहुत शानदार अंबेडकर संदेश था आज। ऐसी तथ्यात्मक बातें जो पंडित मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब के बीच हुई यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 16 सितंबर 1931 को, इसे अगर जन जन तक आप पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा रहेगा। समाज का हर व्यक्ति बाबा साहब के इस संघर्ष को जाने, समझे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही को समझे, हकीकत को जाने। इसलिए अंबेडकर संदेश को शेयर करना बहुत जरूरी है। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।